हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी पे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम को। तो चलिए शुरू करते हैं। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग द ऑटोमोबाइल्स। इन सभी जगहों पे हम लोग ना अलग अलग तरह का फ्यूल का यूज करते हैं, चाहे वो घर पे करते हो चाहे वो इंडस्ट्री में हो या किसी ऑटोमोबाइल को रन करने के लिए हो। ऑटोमोबाइल्स मतलब किसी व्हीकल्स को चलाने के लिए। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन आवर होम्स? आप कुछ वैसे फ्यूल्स का नाम बताइए जो घर पे यूज कर सकते हैं या करते हैं। सबको पता ही है ना, एलपीजी हम लोग घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। नेम ऑफ फ्यू फ्यूल्स यूज इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में या ट्रेड में जिसका यूज किया जाता है, कोल। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोल, यानी कि कोयला। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड इन रनिंग ऑटोमोबाइल्स? अब बताइए ऑटोमोबाइल्स को रन करने में किसका यूज करते हैं? तो डीजल, पेट्रोल, ये सभी हम लोग समझते हैं। हैवी व्हीकल है तो डीजल से, नहीं तो पेट्रोल से इसका यूज करते हैं जनरली। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक, अभी देखिए आपकी लिस्ट में क्या क्या आ सकता है जो डोमेस्टिक में भी कभी यूज किया जाता है। काउ डंग, जो गाय का गोबर होता है ना। वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी। आजकल जितने व्हीकल्स आ रहे हैं ना उसमें मैक्सिमम सीएनजी वाला भी आ रहा है। कम पॉल्यूशन ये फैलाता है। तो यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? आपने कैंडल को जलते हुए देखा होगा और कोल को भी जलते हुए देखा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कैंडल जब जल रहा है और कोल जल रहा है, दोनों में फर्क क्या है। मे बी यू वेयर एबल टू गेस राइट। कैंडल बर्न्स विथ अ फ्लेम। अभी देखिए कैंडल कैसे जलता है, तो कैंडल बर्न्स विथ अ फ्लेम, वेयर एज कोल डज नॉट। क्या कोल में कोई कोल जलता है तो क्या उसमें फ्लेम आता है क्या? तो नहीं। तो सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। आपको इसी तरह से और भी मटेरियल्स मिल जाएंगे जो बिना फ्लेम के जलने वाले होते हैं और कुछ फ्लेम से जलने वाले होते हैं। तो लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो अब हम लोग शुरू करेंगे इस बर्निंग वाले प्रोसेस को, देखना कि किसमें फ्लेम आता है किसमें फ्लेम नहीं आता है और क्या क्या कंडीशंस है बर्निंग के लिए, और साथ ही टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस और किस तरह के फ्लेम इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। इसके बारे में हम इस चैप्टर्स में आगे अभी देखने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं 6.1, व्हाट इज कंबशन। चलिए, कंबशन क्या होता है इसके बारे में पहले है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। अब क्लास 7 में जरा याद कीजिए, आपने एक एक्टिविटी किया था मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग का। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न्स टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। उस समय याद है ना, मैग्नीशियम जब बर्न करता था, मैग्नीशियम किसके साथ बर्न करता है? तो वो देखिए, जो ये मैग्नीशियम Mg प्लस ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बनता था MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यही यहाँ पे बात की गई है। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विथ अ पीस ऑफ चारकोल। आप सिमिलर ऐसा ही एक एक्टिविटी पीस ऑफ चारकोल से भी करके देख सकते हैं। होल्ड द पीस विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम और कैंडल। आप चारकोल को ना एक टोंग से पकड़ लीजिए, और उसको एक फ्लेम या कैंडल के नजदीक में लेकर के आइए। किसी बुनसन बर्नर के ऊपर में भी आप रख सकते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखेंगे वहां पे? तो वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। तो चारकोल जो है एयर में बर्न होता है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन द एयर। कोल हो या चारकोल हो, ये सभी जो है ना एयर में बर्न होते हैं और साथ ही क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड। और उसमें इस प्रोसेस में ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ हीट प्रोड्यूस होता है और लाइट भी प्रोड्यूस होता है। मतलब ये तीनों, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, ये सभी प्रोड्यूस होता है। चलिए अब बात करते हैं इस फिगर को। देखिए मैग्नीशियम जो रिबन है ना वो बर्न हो रहा है और हमें इसमें फ्लेम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion। तो ये combustion का डेफिनेशन हो गया कि combustion क्या है। ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हीट गिव ऑफ करता है, हीट निकलता है उससे। इसको combustion बोला जाता है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज combustion इज सेड टू बी combustible। और वो जो सब्सटेंस है जिसमें combustion होगा वो हमारा कहलाएगा कम्बस्टिबल, यानी कि
जो सबसे ज्यादा वो जलने वाला है, यानी कंबस्टिबल मटेरियल है वो। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूअल, इसको ना फ्यूअल भी बोलते हैं, कंबस्टिबल और साथ ही साथ फ्यूअल भी बोलते हैं। द फ्यूअल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये फ्यूअल जो है ना सॉलिड, लिक्विड या गैस भी हो सकता है। याद है ना, सॉलिड यानी कि जैसे कोल हो गया या वुड हो गया, लिक्विड यानी पेट्रोल हो गया या एलपीजी जो है वो भी लिक्विड में ही आता है, और गैस हो सकता है कोई भी बर्निंग गैस। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, एंड ये लाइट कैसे आएगा, आइदर एज अ फ्लेम, ये एक फ्लेम की तरह आएगा, या एज अ ग्लो, या ग्लो के रूप में आएगा। हाँ, आपने कैंडल को जलते हुए देखा है ना, उसमें फ्लेम होता है, तो ये लाइट भी कंबशन के समय में गिव अप होता है। इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब देखिए, अभी हमने जो ऊपर में देखा, ये इस फिगर को आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो बर्निंग हो रहा है ना, ये है आपका मैग्नीशियम रिबन का बर्न हो रहा है, और इसी के बारे में बताया जा रहा है कि इन दिस रिएक्शंस मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल, चारकोल का भी हमने ये एक्टिविटी करके देखा है उसको बर्न करके, तो ये सभी इसमें जल्दी से कंबशन हो जाता है, तो इसलिए ना ये कंबस्टिबल सब्सटेंस हो गया। चलिए, वी आर टोल्ड दैट द फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। इस बॉक्स में देखिए, इसमें बता रहा है कि फ्यूल जो है ना हमारे बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है, फूड। तो फूड, जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं, ये हमारे बॉडी में जा करके, इनका बॉडी के अंदर में ये सेल में जा करके दोबारा ये टूटते हैं और हमें एनर्जी मिलता है। याद होगा, सबने हम लोगों ने पढ़ा भी है बायोलॉजी में। तो ये भी फूड जो है ये हमारे बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। अब देखिए, राइटली सो इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन और बाय द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ये बताया जा रहा है कि हमारे बॉडी में फूड जो है ब्रोकन डाउन, मतलब टूटता है। कैसे टूटता है भाई, तो ऑक्सीजन के साथ, हम लोग जो इनहेल करते हैं ना ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन होता है वहां पे, और इस रिएक्शन में ही हीट जो है प्रोड्यूस होता है। वी लर्न दैट इन क्लास 7, और इसे हमने क्लास 7 में पढ़ा है। अब देखते हैं एक्टिविटी 6.1। अब इसमें बताया जा रहा है कि कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ। आपको स्ट्रॉ ले लीजिए, मैचस्टिक ले लीजिए, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल्स, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा, और इन सबको ना अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, हाँ, ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल्स वन बाय वन। हाँ, बर्न करना है तो थोड़ा सेफ्टी जरूरी है, याद रखिएगा, और इसको एक एक करके बर्न करना है। इफ कंबशन टेक्स प्लेस, मार्क द मटेरियल्स कंबस्टिबल, अदरवाइज मार्क इट एज अ नॉन कंबस्टिबल। अगर कंबस्टिबल और जो होता है, अगर कंबशन होता है तो उसे मार्क कर दीजिए कि ये कंबस्टिबल में आएगा। अगर वो कंबशन नहीं होता है तो उसे मार्क कीजिए कि नॉन कंबस्टिबल में आता है। तो इस लिस्ट को देखिए, जब आप वुड को कंबशन करने का शुरू करेंगे ना, तो ये जो है आपका इसमें जल्दी से कंबशन हो जाएगा। तो बताइए ये किस में आ जाएगा, कंबस्टिबल की लिस्ट में आ जाएगा। पेपर भी कंबस्टिबल होगा। आयरन नेल्स, आप उसको जल्दी से आग लगा पाएंगे उसमें, क्या नहीं लगा पाएंगे, तो आयरन नेल्स जो होगा वो नॉन कंबस्टिबल में आएगा। सिमिलरली केरोसिन ऑयल आपका कंबस्टिबल है। स्टोन पीसेस कंबस्शन हो सकता है जल्दी, नहीं हो सकता है। स्ट्रॉ कंबस्टिबल में आएगा। चारकोल कंबस्टिबल होगा। मैच स्टिक क्या होगा ये भी बताइए, ये भी कंबस्टिबल होगा। ग्लास क्या होगा, वो नॉन कंबस्टिबल होगा। तो ये एक्टिविटी है, करके देख सकते हैं। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल। आप इस लिस्ट को और भी आगे बना सकते हैं। यू कैन ऐड दो इन टेबल 6.1, इसको और आगे बना सकते हैं अगर कुछ और भी कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स आपको मिलते हैं तो। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। अब ये कंबशन होता है तो कौन कौन से कंडीशन है जिसके कारण कंबशन होता है, इसको हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे पहले एक एक्टिविटी 6.2 है, इसको देखिए। इसमें बताया जा रहा है कि बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग अ कैंडल। अगर कोई बर्निंग कैंडल को आप जला रहे हैं तो थोड़ा केयरफुल होकर के इसको, इस एक्टिविटी को करना है। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। देखिए, एक कैंडल को ना यहाँ पे टेबल पे फिक्स कर दिया गया, इस टेबल पे चिपका दिया गया। एंड पुट अ ग्लास चिमनी ओवर अ कैंडल, और इसके ऊपर ये ग्लास का जो चिमनी है ना, ये ग्लास ट्यूब, ये डाल दिया गया। एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन इंटर। अब देखिए, इसको ना कैसे ग्लास इस चिमनी को डाला गया है, यहाँ पे एक आपका वुडन लॉक दिख रहा होगा, यहाँ पे वुडन लॉक दिख रहा है, तो एयर जो है अंदर से यहाँ से जा सकता है, साथ ही साथ ऊपर से भी आ सकता है। दोनों डायरेक्शन है एयर का फ्लो का। दूसरा जो इसका एक्टिविटी का सेकंड पॉइंट है, इसमें इस ब्लॉक को हटा दिया। हाँ, तो नीचे का रास्ता बंद हो गया, अभी एयर केवल अपवर्ड साइड से आ गया। तीसरे वाले में क्या करना है ना, ऊपर से भी इस कवर को लगा दिया, ताकि अभी ना नीचे से ना ऊपर से एयर जो है
जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब बोलता है कि इसको ऑब्जर्व करके देखिए, तो आप क्या देखेंगे? वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी। इस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि एयर नेसेसरी है। कैसे? तो द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए, जो पहला वाला जो फिगर था ना, इसमें कैंडल फ्रीली बर्न करेगा, इस फर्स्ट वाले केस में, इसमें क्योंकि इसको भरपूर एयर मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, तो ये बर्न करेगा। दूसरे वाले केस में क्या होगा वो पढ़ते हैं। व्हेन एयर डज नॉट इंटर इन द चिमनी फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। अब इसमें क्या ना, इसको अच्छे तरीके से एयर नहीं जा रहा है नीचे से, तो इसमें फ्लिकरिंग होगा इसको, क्योंकि लिमिटेड एयर मिल रहा है, और साथ ही साथ स्मोक ज्यादा देगा, क्योंकि कंप्लीटली बर्निंग नहीं हो रहा है, तो इसमें ज्यादा स्मोक इसमें से निकलेगा अपवर्ड साइड में। ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा वाला एक्टिविटी में क्या होगा वो पढ़ते हैं। इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ फाइनली बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। अब तीसरे वाले एक्टिविटी में ना, इसमें एयर जो अंदर का रहेगा जैसे ही पूरा बर्न हो जाएगा तो अब इसके पास एयर नहीं रहेगा, और ये जो है क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो इसमें बताया जा रहा है कि इट विल फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। चलिए अब हम शुरू करते हैं। एक बॉक्स को पढ़ लेते हैं। वी हैव रीड द सन प्रोड्यूसेस इट्स ऑन हीट एंड लाइट, इज इट सम काइंड ऑफ कंबशन। तो पूछा जा रहा है क्या सन में भी हीट और लाइट होता है क्या, वहां भी कंबशन हो रहा है क्या? तो इसका आंसर क्या है, देखिए। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। वो कैसे होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण होता है। ये अभी आपके लेवल के लिए नहीं है, यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। आप हायर क्लासेस में ना न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एक्टिविटी 6.3, एक और एक्टिविटी देखते हैं। पहला एक्टिविटी तो हमने अभी देख लिया 6.2 में। उसमें क्या था? उसमें हमने देखा था ये कैंडल वाला एक्टिविटी। याद कीजिए कि जो जलने के लिए, कंबशन के लिए एयर जरूरी है, ये हमने देख लिया। आप दूसरी एक्टिविटी में क्या देखने वाले हैं वो चलिए। प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट। एक आयरन का प्लेट ले लीजिए, या कोई तवा होता है तो तवा ले लीजिए ना, उस पर चारकोल या वुड का टुकड़ा रखिए। कवर्ड इट विथ अ ग्लास जार और अ टम्बलर। उसको ग्लास जार या टम्बलर से कवर कर दीजिए, और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से भी आप कवर कर सकते हैं। एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। द चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम्स। कैन यू थिंक ऑफ द रीजंस व्हाई इज इट स्टॉप बर्निंग। अब पूछा जा रहा है, जब आप उसको कवर कर देते हैं किसी ग्लास जार या टम्बलर से, या किसी भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से, तो आपको क्या दिखेगा? चारकोल जो है थोड़ी देर जलने के बाद में वो बंद हो जाता है। तो इसका क्या रीजन था वो देखिए। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैचेज फायर। द पर्सन, जब किसी भी पर्सन का जब कपड़े में, किसी भी व्यक्ति के कपड़े में अगर जब आग पकड़ लेता है, तो वो उसको क्या किया जाता है? द पर्सन इज कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। अब देखिए, इस पर्सन को कपड़े में पकड़, इसको ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। कैन यू गेस वाई? क्यों करते हैं? हाँ, तो याद होगा ना, क्योंकि ये जैसे ही हम इसको कवर कर देंगे तो बाहर का एयर का सर्कुलेशन इस फायर को बंद हो जाएगा, तो ये फायर जो है गोज ऑफ हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, फायर जलना बंद हो जाएगी। तो नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। कुछ और भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो इसको याद कीजिए। डज अ मैच स्टिक बर्न इट बाई इट सेल्फ। अब आगे समझते हैं, क्या कोई मैच स्टिक जो है खुद से बर्न हो सकता है क्या? हाउ डज इट बर्न, वो कैसे बर्न होता है? हाँ, आपने देखा होगा ना, उसको रब करते हैं तब जाकर के वो बर्न होता है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। आप किसी पेपर के पीस को बर्न किए होंगे। डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। जब उसके पास में कोई जलता हुआ ये जो मैच स्टिक जब हम लेकर के आ रहे हैं तब ये बर्न होता है। तो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाई ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर इट। आप किसी बड़ा सा वुड का कोई एक लॉग है, इसको अगर आपको बोला जाए मैच स्टिक से बर्न करने के लिए, तो क्या बर्न कर सकते हैं क्या? शायद नहीं बर्न कर सकते हैं। वाई डू यू हैव टू यूज अ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल। आपको इसमें ना, अगर इस वुड लॉग में अगर फायर लगाना है तो आपको इसके नजदीक में कोई पेपर या केरोसिन ऑयल लेकर के आना पड़ेगा। डायरेक्टली मैच स्टिक से इसमें आप नहीं लगा पाते हैं। जबकि कोई अगर पेपर में को बर्न करना हो तो वो डायरेक्टली मैच स्टिक से हो जाता है। तो क्या कारण है, आपसे पूछा जा रहा है। एक और है, हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर। क्या आपने कभी फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना है क्या? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अब ड्यूरिंग एक्सट्रीमी हीट ऑफ समर, फॉरेस्ट फायर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जब गर्मी के दिनों में जब ज्यादा हॉट होता है ना, एक्सट्रीम हीट इन समर, एट सम प्लेसेस बाई प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर। जंगल में ना कई जगह पे जो ड्राई ग्रास है ना, वहां पे फायर पकड़ लेता है। फ्रॉम ग्रासेस इट स्प्रेड्स
टू ट्रीज। अब ग्रास में फायर हुआ तो वहां से ट्रीज में चला जाएगा, एंड वेरी सुन द होल फॉरेस्ट इज ऑन द फायर, जल्दी ही ना पूरे फॉरेस्ट में फायर पकड़ लेता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स, और इस तरह के फायर को कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। ये देखिए फॉरेस्ट फायर ये यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए, डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेज कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा है, क्या क्या देखा, एक मैचस्टिक का रबिंग होने के कारण बर्न होना, जबकि पेपर को बर्न करने के लिए मैचस्टिक का उसके नजदीक लाना, जबकि किसी वुड लॉग को बर्न करने के लिए किसी जलते हुए पेपर को या केरोसिन ऑयल का यूज किया जाना। तो ये सारे एक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये मेन है कि अलग अलग सब्सटेंस जो होते हैं ना, अलग अलग टेम्परेचर पे फायर कैच करते हैं। तो क्या है इस ये टेम्परेचर, वो देखिए, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। याद रखिएगा इसको फिर से, ये भी कई बार पूछता है कि भाई इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो इसका जवाब है कि द लोएस्ट टेम्परेचर, वो सबसे न्यूनतम टेम्परेचर जिसपे कि कोई सब्सटेंस में आग पकड़ता है, उसके नीचे अगर टेम्परेचर तो नहीं पकड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर है तो पकड़ सकता है। इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर एंड इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। याद रखिएगा इसको। कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ऑन एट रूम टेम्परेचर। कोई भी मैचस्टिक जो था हमने उसको रब किया था फायर कैच करने के लिए उसमें, तो क्या खुद से बिना रब किए इसमें फायर नहीं कैच कर सकता था, डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ऑन एट द रूम टेम्परेचर। तो व्हाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट, हमने रब किया तब बर्निंग शुरू हुआ ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। ठीक है, तो इसका क्या जवाब होगा वो पहले देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो उसमें फायर कैच नहीं होगा। ये हमने पहले भी अभी डिस्कस किया है। तो यही कारण था कि हम मैचस्टिक को जब रब करते हैं तो रब करने से भी हीट वहां पे आता है। रब करना जैसे आप अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे से आपस में हीट करते हैं, ठंडे के दिनों में भी आपने देखा होगा, तो क्या होता है वहां पे हीट आना शुरू हो जाता है ना। सिमिलर ऐसा ही केस होता है मैचस्टिक के साथ में भी। वहां पे भी जब रब करते हैं तो वहां पे टेम्परेचर हाई हो जाता है और उसमें फायर कैच कर लेता है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। बर्निंग स्टोव पर लंबे समय तक आप पैन को बर्न करते रहो, फ्राइंग पैन को, और उसमें ऑयल रहे तो उस ऑयल में भी फायर पकड़ लेता है। तो केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ऑन एट द रूम टेम्परेचर। देखिए, खुद से केरोसिन ऑयल है या वुड है तो ये खुद से रूम टेम्परेचर पर फायर कैच नहीं कर सकता है। बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड, अगर केरोसिन ऑयल को थोड़ा हीट किया जाए ना, अ लिटल, थोड़ा भी, तो इट विल कैच फायर। लेकिन बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटल, लेकिन अगर आप वुड को थोड़ा सा हीट करते हैं ना तो ये फिर भी ये फायर इसमें नहीं कैच करेगा। क्या कारण है देखिए, हमने अभी एक्टिविटी किया था ना कि वुड लॉग को आप डायरेक्टली मैच स्टिक से जलाएंगे तो नहीं जलेगा, तो आपको इसके लिए पेपर जलाना पड़ता है, मतलब ताकि लंबे समय तक उसको हीट करना पड़ता है। डज इट मीन दैट द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ द वुड। अब यही बताया जा रहा है कि वुड से केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर कम है, इसलिए कम टेम्परेचर पे ही इसमें फायर कैच कर लेता है, जबकि वुड का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल। तो हमें केरोसिन ऑयल को स्टोर करने में थोड़ा केयर करना चाहिए। द फॉलोइंग एक्टिविटी सो दैट इन द इसेंशियल फॉर सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। अब इस एक्टिविटी में हम इसके बारे में देखेंगे कि कैसे इग्निशन टेम्परेचर। तो इस एक्टिविटी करने से पहले इस ब्लॉक को एक पढ़ लेते हैं जो बॉक्स इसमें दिया हुआ है। मैचस्टिक का हिस्ट्री है कि द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इज वेरी ओल्ड, बहुत पुराना है मैचस्टिक का हिस्ट्री। मोर देन 5000 ईयर्स एगो, लगभग 5000 साल पहले की बात है ये। स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड का जो स्मॉल पीसेस था उनको डिप्ट किया गया जाता था सल्फर में, एंड वेर यूज्ड एज अ मैचेज इन द एंशिएंट इजिप्ट। इजिप्ट में इस तरीके का टेक्निक यूज किया गया। द मॉडर्न सेफ्टी मैच जो आजकल का आता था वो क्या है, वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर। ये डेवलप किया गया था लगभग 200 साल पहले का ही डेवलप किया हुआ है। अब मिक्सचर ऑफ, इसमें क्या किया जाता है, मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फॉस्फोरस, याद रखिएगा, तीनों का मिक्सचर, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और व्हाइट फॉस्फोरस, इन तीनों के मिक्सचर को ग्लू के साथ मिला करके एंड स्टार्च वाज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड। इनको ना वुड के जो भी सुटेबल वुड है उसके ऊपर में टॉप पे लगाया जाता है। व्हेन स्टॉक अगेंस्ट द रफ सरफेस व्हाइल फॉस्फोरस
गॉट इग्नाइटेड ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्रिक्शन, फास्फोरस में जल्दी फ्रिक्शन के कारण उसमें जल्दी हीट पकड़ लेता है, एंड दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ मैच, और इसी के कारण कंबशन ऑफ मैच हो पाता है। हाउएवर व्हाइट फास्फोरस जो होता है ना, प्रूव टू बी डेंजरस, ये डेंजरस होता है, खास करके वैसे लोगों के लिए जो वर्कर्स हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, इनके लिए। तो दिस डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी, याद रखिएगा एंटीमनी ट्राइसल्फेट, फिर से आपको बता देता हूं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे है, अभी व्हाइट फास्फोरस को हटा दिया गया है और अब किसका यूज किया जाता है वो देखिए, अभी यूज किया जाता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड का, बस इन दोनों को यूज किया जाता है। एंड द रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फास्फोरस, और जिसपे आप रब करते हैं ना उसके ऊपर में थोड़ा सा रेड फास्फोरस का यूज किया जाता है, जो कि बेसिकली व्हाइट फास्फोरस की तुलना में कम डेंजरस है, याद रखिए, इसलिए इसका यूज करते हैं। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, जब आप मैच को रबिंग सरफेस के अगेंस्ट में जब स्ट्रक करते हैं तो सम रेड फास्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाइट फास्फोरस, तो ये रब करने में ही ये जो रेड फास्फोरस है ना, ये रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, और वहां पे इमीडिएटली जो है पोटेशियम क्लोरेट इन द मैचस्टिक हेड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबशन, और तुरंत जो है उसके कारण पोटेशियम क्लोरेट जो मैचस्टिक के हेड पे लगा होता है वो इनफ हीट प्रोड्यूस करता है, और इसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो है वो कंबशन, उसका कंबशन शुरू हो जाता है। तो ये टेक्निक है मैचस्टिक के बर्निंग का। चलिए अब हम लोग एक्टिविटी 6.4 को देखते हैं क्या है। इसमें बताया जा रहा है कि मेक 2 पेपर कप्स, आपको क्या करना है, 2 पेपर का कप ले लेना है बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। आप शीट ऑफ पेपर को फोल्ड करके देखिए, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ना इस तरीके का, आप या तो फोल्ड करके बना लीजिए या पेपर का कोई कप ले लीजिए, एंड पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप, और एक कप में ना देख लीजिए यहाँ पे कुछ वाटर ले लीजिए 50 ml सपोज, एंड हीट बोथ द कप सेपरेटली विद द कैंडल। अब दोनों को ना कैंडल के ऊपर में रख के, यहाँ पे आप देख रहे हैं आप किसी भी स्टोव के ऊपर में भी रख के उसको बर्न करके देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखेगा वो आपको ऑब्जर्वेशन नोट करना है। अब देखेंगे कि व्हाट हैपेंस टू द एम्प्टी पेपर एंड व्हाट हैपेंस टू द पेपर कप विथ वाटर, डज द वाटर इन दिस कप बिकम हॉट। तो अब आप देखेंगे क्या कि जो एम्प्टी पेपर था ना वो जल्दी से जल्दी बर्न हो गया, जबकि वाटर वाला जो कप था ना वो बर्न नहीं होता है, तो उसमें वाटर हॉट होना शुरू हो जाता है जबकि बर्न नहीं होता है, कारण क्या है चलिए देखते हैं। इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि अगर आप उसको और भी ज्यादा देर तक हीट करेंगे ना, इवन वाटर जो है ना उसमें बॉयल होना भी शुरू हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन, अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप जरा सोचिए क्या हो सकता है इसमें। तो द हीट इज सप्लाइड, द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर। अभी जो होता क्या है कि जो पेपर कप में वाटर था ना, तो जब आप पेपर कप को हीट कर रहे होते तो वो हीट ट्रांसफर हो जाता है वाटर को, किस प्रोसेस के द्वारा, तो बाय द कंडक्शन, क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट में है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज नॉट रीच्ड। अब वाटर वहां पे प्रेजेंट है तो उस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर वहां पे रीच नहीं हो पाता है, एंड हेंस इट डज नॉट बर्न, और इसी कारण से ये बर्न नहीं होता है, याद रखिएगा। तो द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विथ अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। याद रखिएगा इसके डेफिनेशन को कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है वो देखिए, द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विथ अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, और उसे हम लोग बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होना चाहिए और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी वो फायर कैच होना चाहिए, कर लेना वाला होना चाहिए। जैसे देखिए अभी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस से थोड़ा सा अलग है। जैसे मैं अगर बात करूं कि वुड लॉग, लकड़ी का टुकड़ा जो है क्या वो कंबस्टिबल है, तो हाँ कंबस्टिबल है, उसमें आग लग सकता है, लेकिन वो इनफ्लेमेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें काफी इजिली फायर कैच नहीं होता है। तो एग्जांपल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में बात करें तो सबसे मेन है पेट्रोल या अल्कोहल या एलपीजी। आप इसमें से कोई भी हो ना, आप तुरंत उसके सामने में अगर फ्लेम आता है तो तुरंत कैच, वो फायर को कैच कर लेता है। तो ये सभी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है। तो कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, आप इस लिस्ट को और भी बड़ा कर सकते हैं। चलिए
हाउ डू वी कंट्रोल फायर, अब हम लोग फायर को कंट्रोल कैसे करते हैं उसके टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर, तो यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, आपने देखा होगा ना घर पे कई बार फायर आग लग जाता है, शॉप्स में किसी दुकानों पे सुना होगा या फैक्ट्रीज वगैरह में आपने फायर का जरूर न्यूज में सुना होगा। तो इफ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, आप जब इस तरह का एक्सीडेंट सुनते हैं या देखते हैं तो राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स। तो वहां पे किस तरह की अफरा तफरी होती है, कैसे उस आग को कंट्रोल किया जाता है, ये अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में नोट कीजिए। ठीक है, साथ ही एक बॉक्स में बताया है कि फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया, आपके फायर सर्विस का जो आपके एरिया में जो नंबर है उसको फाइंड आउट कीजिए। इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू कॉल द फायर सर्विस। कहीं पे भी अगर आग लगता है ना आपके घर में या कहीं पे भी, तो आपको सबसे पहले अपने उस फायर सर्विस वाले को फोन करना चाहिए। चलिए, इट इज इंपॉर्टेंट दैट, पहले करें कि ऑल ऑफ अस टू नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस। अभी क्वेश्चन है कि डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन, तो जनरली हर एक सिटी या टाउन में ना गवर्नमेंट की तरफ से फायर ब्रिगेड स्टेशन बनाया गया होता है। तो क्या होता है कि व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, जैसे ही कोई फायर ब्रिगेड वाला अराइव होता है, देखिए इस फिगर को जरा देखिए, इस फिगर में ना आपको ये फायरमैन दिख रहा है यहाँ पे, और ये फायरमैन क्या कर रहा है, तो ये फायरमैन देखिए ये कहीं पे किसी घर पे आग लगी हुई है उसको बुझाया जा रहा है। यहाँ पे एक क्रेन के ऊपर में टॉप पे जाकर के ऊपर से भी अगर हाई हाई एलिवेशन पे बिल्डिंग के ऊपर में अगर लगा हुआ है तो उस आग पे कंट्रोल करने का कोशिश किया जा रहा है। चलिए आप शुरू करते हैं। डज योर सिटी हैव अ, ये हो गया, व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू, ये क्या करता है, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, ये जो फायर होता है ना उसके ऊपर में ये पानी डालना शुरू करता है। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल, और वाटर के कारण क्या होता है, जो कंबस्टिबल मटेरियल होता है ना वो कूल होना शुरू हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है, सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है उससे ये उसको ये लो कर देता है। हाँ, इग्निशन टेम्परेचर को जैसे ही वाटर लो कर देगा तो उसमें फायर जो है अपने आप वो बंद हो जाएगी। तो दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल्स, और इसके कारण फायर जो है ना उसके सराउंडिंग जो जल रहा मटेरियल्स है उसके चारों तरफ के जो भी कंबस्टिबल मटेरियल्स है उसके तरफ फैलने से भी ये रोकता है। हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर और सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और जैसे ही उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हुआ या उसका एयर सप्लाई बंद हो गई तो फायर जो है वो एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है, मतलब वो बुझ जाता है, समाप्त हो जाता है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। हाँ, फायर करने के लिए आपने पीछे भी पढ़ा होगा कि 3 रिक्वायरमेंट है। देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या है वो देखिए, याद कर लेना है। एक है फ्यूल, मतलब जो मटेरियल जलने वाला है वो, दूसरा एयर, एयर यानी कि जो ऑक्सीजन सप्लाई उसको हो रही है वो, और तीसरा जो है हीट, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा अगर हीट है तो ये फ्यूल, एयर और हीट, इन तीनों में से कोई भी एक को अगर हटा दिया जाए तो वो फायर बंद हो जाएगी। जैसे अगर फ्यूल को आपने हटा दिया तो जलने वाला मटेरियल ही नहीं है तो नहीं जलेगा, या आपने एयर सप्लाई बंद कर दिया तो भी फायर रुक जाएगी, या आपने उसके हीट को लोअर कर दिया, जैसे अभी आपने देखा कि फायर ब्रिगेड वाले उसको वाटर के द्वारा हीट को कम कर देते हैं, तो उसमें भी आपका फायर जो है एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगा। तो चलिए, fire can be controlled by removing one or more of these requirements. The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air. फायर एक्सटिंग्विशर का भी काम क्या होता है वो देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा ये एयर के सप्लाई को रोक देता है, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, या फ्यूल के टेम्परेचर को वो कम कर देता है, और बोथ या दोनों काम करता है, टेम्परेचर भी को भी कम करता है और एयर के सप्लाई को भी रोकता है। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी
एलिमिनेटेड, हर एक केस में आप फ्यूल को नहीं हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इफ फॉर इंस्टेंस बिल्डिंग कैचेज फायर, अगर एक बिल्डिंग में आग पकड़ लेता है तो ये पूरा का पूरा बिल्डिंग ही फ्यूल है, तो हम फ्यूल को नहीं रिमूव कर सकते। तो हमारे पास में तीन में से दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो हम एयर सप्लाई को बंद करें या उसके इग्निशन टेम्परेचर को हम लोग कम कर दें। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। फायर एक्सटिंग्विशर को आपने देखा भी होगा इस तरीके का, और ये जनरली क्या करता है वो बताइए। इसमें से जो स्प्रे निकल रहा है ना, वो उसके चारों तरफ ये फैल जाता है फायर के, और उसके एयर सप्लाई को रोक देता है। ठीक है, तो द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। सबसे पहले तो बता रहा है कि वाटर भी एक फायर एक्सटिंग्विशर ही आएगा, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन द थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन द फायर। अगर जो जलने वाले जो कंबस्टिबल मटेरियल्स है, वुड या पेपर, अगर ये है तो वहां पे वाटर वर्क करेगा। बट इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर कहीं पे फायर लगा हो, जहां पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई आ रही है, या वाटर में अगर वाटर जैसे ही हम वहां पे डालेंगे तो उसमें क्या होगा, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना शुरू कर देगा, और जो लोग उस फायर को बंद करने का काम कर रहे हैं ना, उनके लिए ये घातक हो जाएगा। तो वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। कहीं पे किसी पेट्रोल पंप पे या कहीं ऑयल में कहीं पे भी अगर वो फायर पकड़ता है, पेट्रोल या ऑयल का जो फायर होता है, तो यहाँ पे भी आप जैसे ही वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ये ऑयल जो होता है वाटर से होता है, हेवियर होता है या लाइटर होता है, तो ये लाइटर होता है, ये वाटर के ऊपर में आ जाता है और वाटर नीचे चला जाएगा, तो ये फायर जो है बंद नहीं होगा। सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। मतलब वाटर के टॉप पे भी ऑयल में आग लगा रह जाएगा, तो इसके लिए वाटर सही नहीं है। तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए ही इस तरीके का, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके का फायर एक्सटिंग्विशर है। तो फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनके लिए जो है ना CO2 जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। उन सबके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ट है। क्यों बेस्ट है वो सब देखिए। CO2 बीइंग हेवियर देन द ऑक्सीजन, अब बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ना ऑक्सीजन से ज्यादा हेवी होता है, तो कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, और वो फायर के चारों तरफ ना एक ब्लैंकेट का काम करता है, चारों तरफ से ये फैल जाता है। सिंस द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ, देखिए अब यहाँ पे अगर कुछ भी फ्यूल मटेरियल था जिसमें कि आग लगा हुआ था, और ये है ऑक्सीजन, यहाँ पे सप्लाई आ रही थी ऑक्सीजन की, O2 की। अब इस बीच में किसका लेयर आ जाएगा, इस बीच में आपको आ जाएगा CO2 का लेयर। ये क्योंकि हेवियर होता है तो O2 के नीचे आ गया, तो इस फ्यूल को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो यही बता रहा है कि द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में जनरली अगर आप वाटर डालते हैं तो खराब भी हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को भी डैमेज नहीं करता है। तो इस तरह से ये काफी बेस्ट है। तो हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन अ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर जो आपको अभी फिगर में दिख रहा है ना, इसमें लिक्विड फॉर्म में CO2 को स्टोर किया हुआ है, CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। एंड व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर, जब आप इसको प्रेस करते हैं नॉब को, तो सिलेंडर से निकलना शुरू हो जाता है, और CO2 एक्सपैंड्स इनॉर्मसली इन वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम एक ज्यादा होना शुरू हो जाता है, एंड कूल्स डाउन, और जल्दी कूल होना भी शुरू हो जाता है। सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। अब देखिए लिक्विड फॉर्म में था, ये CO2 एक्सपैंड होकर इसके चारों तरफ, फ्यूल के चारों तरफ आ गया, तो फ्यूल को ये कूल भी करता है, यानी इसके इग्निशन टेम्परेचर को ना, जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको भी ये कम करता है, इग्निशन टेम्परेचर को ये लो कर देता है। तो याद रखना है। अब देखिए, that is why it is an excellent fire extinguisher. Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, baking soda को अगर आप ये ड्राई पाउडर को अगर आप रिलीज करते हैं, या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो ये भी जो है नियर द फायर, तो दिस केमिकल्स गिव ऑफ CO2, इनके कारण भी CO2 हमारा निर्माण होता है और उसके चारों तरफ फैल जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंबस्शन के बारे में, कि कंबस्शन कितने तरीके का होता है। तो ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। आप किचन में ना एक गैस स्टोव के नजदीक इस तरीके से आप बर्निंग मैच स्टिक या गैस लाइटर को लेकर के आइए, एंड टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, और जब उसके नॉब को ऑन करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप देखेंगे कि वहां पे तुरंत बर्निंग शुरू हो गया। तो वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, और वहां पे ना हीट और साथ ही साथ लाइट दोनों प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। सच अ कंबस्शन इज नोन एज द रैपिड कंबस्शन। हाँ, तो रैपिड कंबस्शन के बारे में पूछा जाए तो क्या होता है रैपिड कंबस्शन, तो आप इस डेफिनेशन को यहां से याद कर सकते हैं कि द कंबस्शन इन विच द हीट एंड लाइट प्रोड्यूसेस
रैपिडली, रैपिडली मतलब जल्दी से, तो दैट टाइप ऑफ कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन, याद रखिएगा। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस, फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। अगर आप इस फॉस्फोरस को ना हवा में, खुली हवा में जैसे ऐसे ही रख देना बिना बिना किसी हीट के, इसको रूम टेम्परेचर पे ही ये बर्न होना शुरू हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ कंबशन इन विच मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, एकाएक जो फ्लेम वहां पे आ गया, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज, बिना ना तो हमने हीट अप्लाई किया ना कुछ भी अप्लाई किया, और फिर भी हीट अगर वहां पे फ्लेम आ जाता है, तो इसको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। पूछता है कि स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल दीजिए, तो आप उसमें फॉस्फोरस का एग्जांपल दे सकते हैं। तो और डेफिनेशन में क्या होगा, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू द फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज, बिना किसी कॉज के एकाएक वो फ्लेम में बर्स्ट हो जाता है, तो इसे स्पॉन्टेनियस कंबशन बोला जाता है। अब चलिए इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी डिजास्टर्स फायर्स इन कोल माइंस। कई बार कोल माइंस में ऐसा ही स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है कोल डस्ट के कारण। कोल डस्ट हवा में उड़ते रहता है, टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो उसमें एकाएक उसमें फायर पकड़ लेता है और पूरे उस माइन में फायर फैल जाती है। साथ ही स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू द, अब देखिए फॉरेस्ट में भी कई बार स्पॉन्टेनियस फायर हो जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। गर्मी, काफी गर्मी अगर हो तो सन के हीट के कारण वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक, कई बार ना जो लाइटनिंग होती है ना बारिश के दिनों में, तो उसके कारण भी एकाएक वहां पे फायर का केस होता है। हाउएवर मोस्ट फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। साथ ही बता रहा है कि अधिकतर जो फॉरेस्ट फायर है ये नेचुरल से ज्यादा ह्यूमन बीइंग के कारण भी होता है, जो केयरलेसनेस, अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो उसके कारण क्या होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कंप्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लिविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक। आप कभी भी पिकनिक के लिए या विजिट के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं ना, तो अपने कैंप में फायर वगैरह का यूज करते हैं, तो वो आप ऐसे ही अगर छोड़ देते हैं ना, तो वहां पे वो फायर का कॉज बनता है। अब चलिए, वी जनरली हैव अ फायर वर्क्स ऑन फेस्टिव डेज। आपने त्योहार के दिनों में देखा होगा, दिवाली के समय में कि फायर वर्क्स होता है। व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड, जब कोई भी पटाखे को ना जलाया जाता है तो क्या होता है, और सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। हाँ, एकाएक वहां पे एक ऐसा रिएक्शन होता है कि वहां पे हीट, लाइट या साउंड जो है ना वो आने लगता है, और इसके कारण जो है आपका ये जो सडन रिएक्शन होता है ना, इसको एक्सप्लोजन बोला जाता है। हाँ, और लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। इस प्रोसेस में ना लार्ज अमाउंट में जो गैस है ना वो फॉर्म होता है और बाहर निकलता है, एंड सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो एक्सप्लोजन में पूछा जाए कि एक्सप्लोजन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं एक्सप्लोजन इज द प्रोसेस इन विच अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। याद रखिएगा इस डेफिनेशन को। एंड एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। कई बार ना क्रैकर्स पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं या उसको नीचे पटक देते हैं, तो उससे भी वहां पे एक्सप्लोजन हो सकता है। अब हम लोग शुरू करेंगे फ्लेम के बारे में पढ़ना। फ्लेम, ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। आपने एक एलपीजी को जलते हुए देखा होगा। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? आप उस फ्लेम का कलर बता सकते हैं? देखते हैं तो, व्हाट इज द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम? आप एक कैंडल फ्लेम का देखिए, उसका कुछ अपना फ्लेम का कलर होता है। तो रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7। आपने क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन वाला जो एक्सपीरियंस किया था उसको भी देखिए। इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। तो ये बता रहा है कि इस एक्टिविटी को आप दोबारा करके देख सकते हैं क्या होता है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेंशंस वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल्स फॉर्म ऑफ फ्लेम और नॉट। आपको देखना है कि वहां पे जो भी मटेरियल को आप बर्न करते हैं वहां पे फ्लेम होता है या नहीं। तो चलिए टेबल 6.2 को पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप देखिए, पहला है इसमें कैंडल। कैंडल को जब आप बर्न करेंगे ना, तो ये फ्लेम फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, तो ये इट फॉर्म्स फ्लेम। मैग्नीशियम में भी वही कहानी है, ये भी फ्लेम फॉर्म करता है, ये हमने पीछे देखा भी है। कैम्फर, आपने कैम्फर को भी बर्न किया होगा, ये भी फ्लेम फॉर्म करता है। केरोसिन स्टोव, अगर आप स्टोव में केरोसिन अगर आप बर्न कर रहे हैं तो वो भी फ्लेम फॉर्म करता है। और लेकिन अगर चारकोल को अगर बर्न करना है तो वो फ्लेम नहीं करता है, वो हमें हीट तो देता है बट डज नॉट फॉर्म फ्लेम। अब चलिए, फ्लेम आप देख रहे हैं ना इस तरीके का। यहाँ पे देखिए कैंडल का फ्लेम यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आपको ना जो किचन में स्टोव जो है एलपीजी है उसका फ्लेम आपको दिख रहा होगा। अब देखिए
केरोसिन लैम्प का फ्लेम इस तरीके का है, एक यहाँ पे बर्नर में भी इसको बर्न किया जा रहा है। तो ये सब अलग अलग तरह के फ्लेम हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम, अब हम लोग फ्लेम के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.6, इसको डिस्कस करते हैं। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल को आप लाइट की जलाइए एंड होल्ड अ ग्लास ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड ऑफ द डार्क जोन ऑफ अ नॉन फ्लिकरिंग। अभी देखिए सबसे पहले तो बोला है कि बी केयरफुल, इसमें ना सावधानी से कीजिएगा और एक ग्लास ट्यूब को होल्ड करना है एक टोंग की मदद से। यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर में हम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और फिर क्या करना है, एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ अ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। अभी देखिए इसको ना डार्क, जो एक कैंडल फ्लेम में ना जो डार्क जोन है ना, यहाँ पे इस पोर्शन पे इसको रखना है एक एंड को, और ये ग्लास का ट्यूब है और ट्यूब के दूसरे एंड पे क्या किया जा रहा है वो देखिए, एंड ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड, और दूसरे एंड पे ना लाइटेड मैच स्टिक को लेकर के आना है। ये देखिए आप देख रहे होंगे। अभी यहाँ पे क्या होता है वो देखिए। डू यू सी अ फ्लेम, आपको ना ये जो लाइट मैच स्टिक जहाँ पे जल रहा है ना, यहाँ पे भी आपको फ्लेम निकलता हुआ दिखाई देगा। सो इफ सो व्हाट इज इट दैट प्रोड्यूसेस फ्लेम, तो यहाँ पे फ्लेम क्यों आया वो आपसे पूछा जा रहा है। नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली, और आप देखेंगे ना यहाँ पे ना इस जगह का जो वैक्स है वो ज्यादा क्विकली तेजी से मेल्ट होना शुरू हो जाता है जब यहाँ पे भी फ्लेम आता है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग द बर्निंग गिव्स फ्लेम्स, सबसे पहले तो वैसा सब्सटेंस जो वेपोराइज होता है जलते समय, बर्निंग के समय अगर वेपोराइज होता है तो वहां पे फ्लेम आपका आएगा। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक। हाँ, जैसे केरोसिन ऑयल का आपने देखा पीछे फिगर में, या मोल्टन वैक्स जो था, ये जो है राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, और जो बर्निंग के समय वो वेपर बना रहा है, वेपराइज हो रहा है, इसलिए वहां पे फ्लेम होता है। अब अगर चारकोल की बात करें, चारकोल ऑन द अदर हैंड, ये जो चारकोल है डज नॉट वेपोराइज, ये वेपोराइज नहीं होता है, एंड सो डज नॉट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम, इसलिए वहां पे फ्लेम नहीं आता है। तो इन एक्टिविटी 6.6 कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड। तो यही बता रहा है कि इस जो पीछे आपने जो एक्टिविटी देखा था वहां पे जो ट्यूब के ऊपर में अगर यहाँ पे फ्लेम आ रहा तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो वेपर था वो इसके थ्रू यहाँ पे बाहर में आया, तो यहाँ पे आपका इस जगह पे फ्लेम प्रोड्यूस हुआ। When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate slide into the luminous zone of the flame। अब एक एक्टिविटी दूसरा देख लेते हैं हम लोग फिर से, चलिए। वो है आपका इधर, ये कैंडल जल रहा है और उसके ऊपर में क्या करना है वो देखिए। Introduce a clean glass plate and slide into the luminous zone of the flame and hold it with a pair of tongs for 10 seconds and then remove it। And what do you observe? आपको इसके ऊपर में इसको क्लीन ग्लास प्लेट को रखा आपने टोंग से फिक्स करके, थोड़ी देर तक इसके ल्यूमिनस जोन में रखना है 10 सेकंड के आसपास, और उसको फिर रिमूव करना है। आपको ये देखिए यहाँ पे ना दिख रहा है ऐसे ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, और सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट स्लाइड। It indicates the deposition of unburnt carbon particles present in the luminous zone of the flame। अब ये बताता है कि ये जो luminous zone था ना, यहाँ पे कुछ unburnt मतलब बिना जलने वाला जो कार्बन मॉलिक्यूल्स था वो प्रेजेंट था, और वो कार्बन पार्टिकल्स हमारा इस स्लाइड पे आ गया। एक और एक्टिविटी है, होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। अब इस तरीके से एक कॉपर वायर को आप होल्ड करके रखिए फ्लेम के जस्ट टॉप वाले हिस्से पे। अभी तो हमने सेंटर पे ग्लास प्लेट को रखा था, उससे पहले हमने इस जो एक्टिविटी पहला ये वाला किया था जो ट्यूब वाला, तो इसमें हमने उसको नीचे वाले पोर्शन पे रखा था, सेंटर का रखा, टॉप वाले पोर्शन का एक्टिविटी है। इसमें देखिए कि इस वायर को कम से कम 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। आप देखेंगे कि पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम, ये जो फ्लेम के जस्ट इधर का जो पोर्शन है ना वो काफी रेड हीट हो जाता है। हाँ, तो डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर। अभी इससे पता क्या चलता है कि यहाँ पे ना नॉन लुमिनस जोन था, ये जो ऊपर वाला जोन था ना, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर है, जबकि इससे पहले हमने देखा ये जो लुमिनस वाला पोर्शन है सेंटर वाला, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट दे रहा है कार्बन का, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पे हिट नहीं हो रहा है। और इस एक्टिविटी में हमने देखा था कि यहाँ पे जो है सारा वेपर जो है इसकी निकल कर यहाँ पे आता है, तो वेपर बर्न नहीं होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है वो देखिए।
इसमें देखिए ये जो फ्लेम है ना, इसका जो टॉप वाला पोर्शन है ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, ये बीच का जो पोर्शन दिख रहा है ना ये मॉडरेटली हॉट होता है, और सबसे नीचे का जो होता है वो लीस्ट हॉट होता है, ये याद रखना है। साथ ही साथ आपको देखना है आउटर जोन जो कंप्लीट, जहां पे कंप्लीट कंबस्शन हो रहा है वो ब्लू कलर का है, मिडल जोन यानी जहां पे पार्शियल कंबस्शन हो रहा है वो येलो कलर का दिख रहा है, और सबसे इनर मोस्ट जोन जहां पे अनबर्न्ड वैक्स है यानी वेपर फॉर्म में है वो ब्लैक कलर का आपको दिखता है। तो अब चलिए इसमें यही बताया जा रहा है कि गोल्ड स्मिथ ब्लोज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विथ अ मेटालिक ब्लो पाइप। आपने देखा होगा गोल्ड स्मिथ को, जो सोने का काम जहां पे करता है, तो वो लोग क्या करते हैं वो देखिए, वो ब्लो पाइप से ना उस फ्लेम को ब्लो करते हैं। देखिए ये फ्लेम है, और इस फ्लेम को इस ब्लो पाइप के थ्रू फ्लेम इसको ब्लो किया जा रहा है, कहाँ पे, तो उस मेटल पे डायरेक्ट किया जाता है, तो उससे गोल्ड क्या होता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि वहां पे जो भी गोल्ड या सिल्वर है उसको जो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और वो टेम्परेचर उनका आउटर मोस्ट जोन में ही होता है। तो व्हाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन में ज्यादा टेम्परेचर है, और अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स भी नहीं है, इसलिए वो काले भी नहीं होने वाले हैं यहाँ पे। व्हाट इज अ फ्यूल। अब चलिए अब आगे बात करते हैं फ्यूल के बारे में। रिकॉल दैट द सोर्सेस ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पसेस में जो हीट के सोर्स है, जैसे मेनली वुड हो गया आपका, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सभी, दिस सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स, और इन सभी को ही फ्यूल बोला जाता है। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रिडली अवेलेबल, जो आपको आसानी से मिल जाए उसे ही हम लोग गुड फ्यूल बोलेंगे। और साथ ही साथ इट इज चीप, थोड़ा रेट भी इसका कम होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। इट बर्न्स इजिली इन एयर एट मॉडरेट रेट, और कम से कम मॉडरेट रेट पे ये एयर में बर्न होना चाहिए, तब जाकर के उसे हम गुड फ्यूल बोलते हैं। एंड इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और साथ ही साथ इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। एंड इट डज नॉट लिव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और अनडिजायरेबल सब्सटेंस भी ये अपने कंबशन के बाद में नहीं छोड़ना चाहिए। तो बताया जा रहा है कि देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। तो कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जिसमें ये सारे गुण एक साथ प्रेजेंट हो और वो आइडियल फ्यूल हो। तो वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पार्टिकुलर यूज। मतलब किसी पार्टिकुलर यूज के लिए कोई फ्यूल हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो हम उस फ्यूल को ले लेते हैं। अगर हम लोग बात करें कोल का, तो उसमें हीट तो हो रहा है लेकिन वो अनडिजायरेबल उसमें एस निकल जाता है। अगर आप बात करें सीएनजी का, तो सीएनजी ठीक है, वो ज्यादा हीट भी दे रहा है और उसमें अनडिजायरेबल सब्सटेंस भी नहीं है, कम है, लेकिन वो चीप नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये सारा प्रॉपर्टी जो फुलफिल करेगा उसे ही हम लोग आइडियल फ्यूल बोलेंगे। आप चलिए, फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट, सभी फ्यूल का अपना अपना कॉस्ट होता है। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर, कुछ एक दूसरे से चीपर होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फेमिलियर टू यू एंड ग्रुप देम एज अ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल। आप ना एक लिस्ट बनाइए इस तरीके का, टेबल 6.3 में जैसे बताया गया है। जैसे सॉलिड फ्यूल है, तो सॉलिड फ्यूल में आपका कोल हो गया, आप इसमें चारकोल भी डाल सकते हैं, वुड भी डाल सकते हैं। वैसे ही लिक्विड फ्यूल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, आप इसमें डीजल, पेट्रोल, ये सभी भी लिक्विड फ्यूल में डाल सकते हैं। गैसियस फ्यूल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये सभी जो है गैसियस फ्यूल में आ जाता है। अब बात करें अगर फ्यूल एफिशिएंसी की, तो सपोज यू वेर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउडंग। अगर आपको बोला जाए कि काउडंग से एक वाटर की क्वांटिटी को आप हीट कीजिए, फिर कोल का यूज करके हीट कीजिए, या एलपीजी का फ्यूल की तरह यूज करके आप उसको वाटर को हीट कीजिए, तो क्या होगा, विच फ्यूल वुड यू प्रेफर। आप इन तीनों में से किसे लेंगे, काउडंग को, कोल को, या एलपीजी को। तो आप बोलेंगे कि वाटर हीट करना है तो हम एलपीजी को ले लेते हैं। तो डू दिस थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या इन सभी सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं क्या, तो ऐसी बात नहीं है। तो जो इसमें से सबसे ज्यादा हीट दे रहा है वो हमारा एलपीजी है, और हम लोग इसी का यूज कर रहे हैं, और इसमें क्या है कि कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंस भी नहीं निकल रहा है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, याद रखिएगा इस डेफिनेशन को, हम लोग इसको हाईलाइट कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। अब यहां से आपसे पूछा जाए कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू उस फ्यूल के 1 किलोग्राम को बर्न करने पे जो हीट एनर्जी मिलती है उसे ही बोला जाता है। जैसे कोल की बात करें तो 1 किलोग्राम कोल को आप बर्न कीजिए, या 1 किलोग्राम आप एलपीजी को बर्न कीजिए,
या 1 किलोग्राम आप काऊ डंग को बर्न कीजिए तो जो भी उसमें हीट एनर्जी मिलेगा उसे कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग बोलते हैं। इस डेफिनेशन को फिर से आप रीड कर लीजिए, याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू एंड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। इसका यूनिट क्या होगा पता है? वो हो जाएगा आपका किलो जूल पर किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम को आपने जलाया तो कितना किलो जूल का वहां पे हीट निकला, तो किलो जूल पर किलोग्राम जो है इसका केजी पर केजी, ये इसका कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट होता है। तो कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4। अब 6.4 का टेबल देखिए, इसमें सबका कैलोरीफिक वैल्यू दिया हुआ है, देखिए जरा इसको ध्यान से। जैसे इसमें काऊ डंग की बात करें, काऊ डंग केक का कैलोरीफिक वैल्यू है 6000 टू 8000। वुड की बात करें तो वुड 17,000 टू 22,000 किलो जूल पर किलोग्राम है। वैसे ही वुड से भी ज्यादा आपका कोल का है 25,000 से 33,000। हाँ, और हम लोग जो एलपीजी घरों में यूज करते हैं वो है 55,000। देखिए इसका कैलोरीफिक वैल्यू कितना ज्यादा है। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन सबका जो है ये 5,000 के 50,000 के अप्रॉक्स में है। एलपीजी 55,000, बायोगैस का 35,000 है और हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये सभी फ्यूल जो है काफी हेल्पफुल होते हैं इनको आइडेंटिफाई करने में कैलोरीफिक वैल्यू के द्वारा। अब नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब इससे कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, उनके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट। अब देखिए पहला बताया जा रहा है कि कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये पूरी तरह से जलते नहीं है तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं। दीज फायर फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट कॉजिंग रिस्पिरेटरी डिजीजेज। इनसे कई सारा रिस्पिरेटरी डिजीजेज भी हो सकता है, सच एज अस्थमा। इनके कारण अस्थमा का भी केस हो जाता है। सेकेंड है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दिस फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर अच्छे से नहीं इनका कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड दिया जाता है। इट इज अ पॉइजनस गैस, याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये ना काफी पॉइजनस गैस होता है। एंड इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज्ड रूम। इसलिए एक बंद कमरे में ना कभी कोल को बर्न नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो ऑक्सीजन की कमी के कारण वो CO2 के बदले में CO बना देता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। और वहां पे अगर लोग सो रहे होते हैं, ऐसा कई सारा केस आपने न्यूज में सुना भी होता है, तो वो उसमें रूम में अगर कोई व्यक्ति सो रहा है बंद करके तो वो उससे डेड हो सकता है। तो यही बता रहा है ओसो दैट इज व्हाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन अ रूम विथ बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट। हाँ, तो इस वैसे रूम में हमें नहीं सोना चाहिए। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। कई सारे फ्यूल्स का जो कंबशन जो होता है ना इन्वायरमेंट में, उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एंड इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। और यही बोला जा रहा है कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वायरमेंट में अगर आएगा तो इससे ग्लोबल वार्मिंग का केस हो रहा है। जो हमारा जो मौसम है वो चेंज भी हो रहा है और टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है पूरे वर्ल्ड का। इस बॉक्स को पढ़ लीजिए क्या है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ के एटमोस्फेयर का टेम्परेचर का राइज होना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। दिस रिजल्ट्स अमॉन्ग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। और इसके साथ क्या क्या हो रहा है, जितने भी हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो ग्लेशियर्स है ना अर्थ के दोनों पोल पे, वो मेल्ट होना शुरू हो रहे हैं और इसके कारण राइज इन द सी लेवल भी बढ़ रहा है। एंड कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरिया में इसी कारण से फ्लड्स भी आ रहा है। साथ ही साथ लो लाइंग कोस्टल एरियाज जो है वो परमानेंटली कुछ समय के बाद में सबमर्ज्ड अंडर वाटर, वो पानी के अंदर चले जाएंगे। अब है बर्निंग ऑफ अ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड। इनके बर्निंग से ना सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी वहां पर रिलीज करते हैं। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड क्रोसिव गैस। काफी क्रोसिव होता है और सफोकेटिंग होता है, मतलब कहीं भी मेटल्स वगैरह के ऊपर में एक लेयर उसको क्रोड कर सकता है और इससे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मोर ओवर पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन द रेन वाटर। अब क्या होता है, ये दोनों जो है ना सल्फर और नाइट्रोजन जो पेट्रोल इंजन से निकले वे रेन वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं और वहां पे एसिड बनाते हैं। और जब बारिश होती है तो सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, उसे एसिड रेन बोला जाता है। तो ये सभी आप समझ रहे हैं, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं सभी फ्यूल के। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। और एसिड रेन के कारण आपका जो एग्रीकल्चर में जो भी आपने क्रॉप लगाया अपने फील्ड में वो खराब हो सकता है, आपके बिल्डिंग का कलर चला जा सकता है, सॉइल खराब हो जाता है। तो ये सब के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा है।
तो द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। आजकल हम लोग उसको सीएनजी से रिप्लेस कर रहे हैं बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि सीएनजी में ना ये काफ़ी क्लीनर फ्यूल है, तो इसमें अदर्स के तुलना में काफ़ी कम जो है हार्मफुल प्रोडक्ट्स आते हैं। अब इस बॉक्स को देख लेते हैं। फॉर सेंचुरीज, कई सदियों तक हमने वुड वाज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, हमने क्या किया है, वुड को ना डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज किया है। बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द कोल एंड अदर फ्यूल्स लाइक एलपीजी। अभी ये रिप्लेस हो रहा है। इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल स्टिल यूज वुड एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट के कारण और इजीली अवेलेबल होने के कारण लोग वुड का यूज करते हैं। खास करके जो जंगल जहाँ पे ज़्यादा पेड़ है वहाँ पे लोग कट करके उसको यूज कर लेते हैं। तो हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक विच इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। और इसके कारण बहुत ज़्यादा स्मोक निकलता है जो ह्यूमन बींग के लिए हार्मफुल है, जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं या जो भी उसका यूज करते हैं। तो इट कॉजेज रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आपको अलग अलग रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगा। एंड ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विथ यूजफुल सब्सटेंस विच आर लॉस्ट, जो ऑक्सीजन हमें ट्री से मिलता है या जो भी सब्सटेंस अदर मिला है वो भी हमें नहीं मिल पाता है। मोरओवर कटिंग ऑफ द ट्रीज लीड्स टू द डिफोरेस्टेशन, और इसके कारण जो केस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफोरेस्टेशन बोलते हैं, विच इज क्वाइट हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट एज यू लर्न इन क्लास 7। आपने पिछले क्लास में इसके बारे में पढ़ा भी है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस। हमने देखा था पीछे 3 कंडीशंस थे। क्या क्या था? पहला कंडीशन था अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरा क्या था, ऑक्सीजन, एंड तीसरा क्या था वहाँ पे, अटेनमेंट ऑफ द इग्निशन टेम्परेचर। तो तीनों याद रखिएगा, तीनों कंडीशंस को यहाँ पे लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, बर्निंग ऑफ अ वुड एंड कोल कॉजेज डैश ऑफ एयर। तो इसके बर्निंग से क्या हो जाता है हमारा, बताइए, पॉल्यूशन ऑफ एयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है अ लिक्विड फ्यूल यूज इन होम्स इज। तो घरों पे जो हम लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं उस लिक्विड फ्यूल का कोई एक एग्जांपल देना है। तो याद रखिएगा वो क्या है हमारा, एलपीजी हो जाता है। हाँ, एलपीजी। और उसके बाद फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। तो फ्यूल कहाँ पे बर्न, मस्ट बी हीटेड टू इट्स, कोई भी फ्यूल को अगर आप बर्न करना चाहते हैं तो उससे पहले उसका हीट कहाँ तक पहुंचना चाहिए। तो हमने पढ़ा है पहले, अभी हम लोग क्या पढ़ा है, हम लोग याद कीजिए, इग्निशन टेम्परेचर। तो ये जो है ना आपका इसमें आ जाएगा इग्निशन, और दूसरे वाले में क्या आ जाएगा आपका, टेम्परेचर। तो यहाँ तक हीट करता है तो ये बर्न होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय। तो जो फायर जो ऑयल के कारण प्रोड्यूस होता है वो हम किससे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हमने पढ़ा भी है इससे पीछे, वाटर के कारण हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड द पॉल्यूशन इन आवर सिटी। आपसे अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीएनजी का जो आपने यूज शुरू कर दिया है अगर ऑटोमोबाइल्स में, तो ये हमारे सिटी के पॉल्यूशन को कैसे कम कर देता है। तो ये एक क्वालिटी फ्यूल है, क्योंकि इसका कुछ बेनिफिट्स क्या है कि सबसे पहले तो ये बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेस CO2 गैस देता है, या जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे जो पॉल्यूटेंट है ये काफ़ी कम मात्रा में ये देता है, जिसके कारण हमारा ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन जो है वो कंट्रोल में रहता है। और दूसरा क्या है कि डिज नॉट लिव बिहाइंड एनी रेसिड्यू, मतलब अगर ये जलने के बाद में कोई भी वेस्ट ये प्रोड्यूस नहीं करता है आफ्टर द कम्बशन। इसलिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है हमारे सिटी को, ये पोल्यूशन को ये रिड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज अ फ्यूल। आप दोनों को कंपेयर कीजिए, एक तरफ लिख दीजिएगा एलपीजी और एक तरफ लिखिए वुड, और उसको पार्टीशन कीजिए और इसमें दोनों तरफ दोनों का बेनिफिट लिखिए। जैसे अगर एलपीजी की बात करें तो इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन वुड से क्या होता है, इट पॉल्यूट्स द एनवायरमेंट, ऐसा लिख सकते हैं। एलपीजी में आप लिख सकते हैं नो स्मोक इज प्रोड्यूस, इसमें कोई स्मोक नहीं आता है, जबकि वुड में आप लिख सकते हैं कि इसमें स्मोक आता है। ये लिक्विड फ्यूल है जबकि ये सॉलिड फ्यूल है। हाँ, इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी दोनों का आप डाल सकते हैं। हमने देखा था पीछे 55,000 किलो जूल पर किलोग्राम, जबकि वुड का काफ़ी कम होता है 17,000 किलो जूल पर किलोग्राम। और दूसरा क्या है कि एलपीजी कैन बी स्टोर्ड इन सिलेंडर्स, इसको सिलेंडर्स में आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं और जैसे दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जबकि इसका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा हैवी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग इजिली स्टोर नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, गिव रीजन्स। आपसे रीजन पूछा जा रहा है कि वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में अगर फायर होता है तो हम नहीं
वाटर का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो याद रख कीजिए कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इट में रिजल्ट इलेक्ट्रिकल शॉक टू द पर्सन ट्राइंग टू एक्सटिंग्विश फायर। जो फायर को बुझा रहा है ना, उनको ये इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लग सकता है अगर वो वाटर का यूज करते हैं तो। एलपीजी इज अ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि एलपीजी है फ्यूल से बेटर डोमेस्टिक फ्यूल कैसे है, तो इसको अभी आप बता सकते हैं कि एलपीजी का जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ ये कोई अनवांटेड गैस या जो भी हार्मफुल गैस है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। पेपर बाई itself catches fire easily whereas a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not। तो इसका क्या बोल सकते हैं? इसका भी वही कहानी है, एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लो द पेपर कैचेज फायर easily but a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not catch easily। क्या होता है कि हीट जो है वो गेट ऑब्जॉर्ब बाय द एल्यूमिनियम पाइप, हाँ, जो सारा कंडक्ट हो जाता है उधर, एंड द पीस ऑफ पेपर डज नॉट गेट इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और जल्दी से उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं आ पाता है। वही केस है जो एक्टिविटी हमने किया था ना, वाटर एक कप में वाटर रख के उसे बॉयल किया था, सेम वैसा ही कंडीशन इसके साथ में भी है। अब आपसे पूछा जा रहा है मेक अ लेवल डायग्राम ऑफ अ कैंडल फ्लेम। तो ये देखिए पीछे आपके बुक में ये बनाया हुआ है, ये लेवल डायग्राम, यहाँ से देख करके आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका आसानी से बन जाएगा। इस तरह का लेवल डायग्राम आपको लेवलिंग करके इसको बनाना है, हॉटेस्ट पार्ट, मॉडरेटली पार्ट या लीस्ट हॉट। तो इन तीनों को आप याद कर लीजिएगा और इस फ्लेम को वहाँ पे, इस क्वेश्चन को आप वहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन हमारा है वहाँ पे, नेम द यूनिट इन विच द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड। कैलोरिफिक वैल्यू कौन सी यूनिट में किया जाता है? तो हमने अभी डिस्कस किया है, हाँ, किलो जूल पर किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम आप अगर फ्यूल को जलाते हैं तो कितना किलो जूल का एनर्जी वहाँ पे निकलता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर। अब CO2 से फायर कैसे कंट्रोल होता है इसको एक्सप्लेन कीजिए। हमने पीछे बताया है कि इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड अ फायर। फायर के चारों तरफ जो है CO2 है ना, ब्लैंकेट बना लेता है, एंड कट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द फ्यूल, और साथ ही साथ इट ब्रिंग्स द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। दोनों कंडीशन इसमें लिख दीजिएगा। इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैचेज फायर इजिली, एक्सप्लेन। तो वही कहानी है, द ग्रीन लीव्स हैड सम अमाउंट ऑफ वाटर। हाँ, ग्रीन लीव्स में क्या होता है? इसमें कुछ वाटर होता है, तो इस कारण से इसका इग्निशन टेम्परेचर जल्दी से रीच नहीं हो पाता है, जबकि जो ड्राई लीव्स है वहां पे वाटर का अमाउंट नहीं रहता है, इसमें जल्दी से इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है। आगे है क्वेश्चन, विच जोन ऑफ फ्लेम डज द गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग द गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। हमने देखा था कि फ्लेम का जो आउटर मोस्ट जोन जो था ना, उसका यूज करते थे गोल्ड स्मिथ। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा टेम्परेचर होता है। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल वाज कंप्लीटली बर्न। अब देखिए 4.5 किलोग्राम ऑफ फ्यूल जो है वो जलाया गया, एंड द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर टू बी 1,80,000 किलो जूल, और जो हीट हुआ ये इतना हुआ। आपसे पूछ रहा है कैलोरिफिक वैल्यू फ्यूल का क्या हुआ। देखिए कैलोरिफिक वैल्यू में हमने वही अभी पहले ही बताया कि जो भी हीट प्रोड्यूस हुआ ना, हीट, और कितना आपने फ्यूल को जलाया, मतलब अमाउंट ऑफ फ्यूल, जो भी अमाउंट है ऑफ फ्यूल है, इससे आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो आपको आ जाएगा इसका कैलोरिफिक वैल्यू। जैसे देखिए इस केस में हमारे पास में कितना है, आप देखिए हमारे पास में है 1,80,000, ये किलो जूल है, अपॉन में आप इसको करेंगे 4.5 से, और जो करके जो वैल्यू आएगा ना अप्रोक्स, ये आ जाएगा आपका 4,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये आपका कैलोरिफिक वैल्यू हो जाएगा। कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन। क्या रस्टिंग का जो प्रोसेस है हम इसे कंबशन बोल सकते हैं? तो देखिए द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग एमिट्स हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ऑक्साइड्स। देखिए वहाँ भी रस्टिंग क्या है, ऑक्साइड के कारण ही ऑक्साइड का लेयर बनता है और उसमें भी हीट निकलता है, लेकिन हम इसे ना कंबशन नहीं बोल सकते हैं इसको। कंबशन का एक टाइप आप इसे स्लो कंबशन बोल सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कम रेट से होता है। सो वी कॉल्ड इट एज द स्लो कंबशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है लास्ट। अबीदा एंड रमेश वेयर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच वाटर वाज टू बी हीटेड इन अ बीकर। एक बीकर में वाटर को हीट किया गया। अबीदा कीप द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, एंड रमेश kept द बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, हुज वाटर विल गेट हीटेड इन अ शॉर्टर टाइम। अब आप समझ गए होंगे कि जो येलो पार्ट के पास में है वहां पे हीट कम है एज कम्पेयर टू द आउटर मोस्ट पार्ट। तो इसके लिए किसका जल्दी से वाटर हीट करेगा? तो रमेश वाला जो वाटर है ना वो जल्दी से हीट कर जाएगा।
तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप तक अभी तक अपने इस चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे लिए भी सपोर्ट रहेगा और हमारे अगले वीडियोज़ जो है आपको समय पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।